क्या जिंदगी ने आपको सिर्फ दुख ही दिया है? कोई सुख नहीं, कोई रिश्ता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला मुझे मेरे डैडी से। तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ओह मिसेस शीला, व्हाट नॉट। आपने मुझे वो निशी मल्होत्रा समझ रखा है जिसके हाथों से आपने महेन को प्रसाद की तरह आसानी से ले लिया था और अपने पति केवी के पाप के मटके में उसे भर रही थी। ताऊ जी, जब तक मैं ये शीला वाली उलझन को सुलझा नहीं लेता, पूरे मन से कोई काम नहीं कर पाऊंगा। भाई उस सलीम भाई को तुमने मामला सौंप दिया है ना, वो निपट लेगा। अरे यार शंकर, तू शेयर मार्केट में रह के सारे गुर तो सीख चुका है, एक चीज और सीख लेना यार, थोड़ा धीरज रख। मैं तेरी जिंदगी बदलने में लगा हूं और तू यार एक आध हफ्ते इंतजार नहीं कर सकता? देख भाई, वो क्या है ना कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी लगी हुई है। चल लगी है कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ मैंने दूसरे से उधार लेके लगाया है ना, इसीलिए अपने को थोड़ी टेंशन है भाई। हेलो रॉनी। हेलो रश्मि जी, आप कैसी हैं? लगता है गाड़ी फिर खराब हो गई रॉनी। क्या कभी पापा ने एक बार भी सोचा है कि उनकी बेटियां बाहर लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देती फिरेंगी? हाय सतलाना। ऋषभ, आओ बैठो। थैंक्स। कैसे? कैसा हो सकता हूँ सतलाना, कैसा हो सकता हूँ? बस जैसे जिंदगी ने रखा हुआ है वैसा ही हूँ। I'm sorry. I'm really very sorry. यहाँ आकर बेकार में तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। मुझे तो आजकल अपने आप से घिन आने लगी है। जहां जाता हूं अपने दुखड़े सुनाने लगता हूं। But you don't worry. I'll be fine. I'll be fine. वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है ऋषभ। हर हादसे के बाद लगने लगता है कि जिंदगी बेमतलब हो गई है, लेकिन जिंदगी अपने मायने ढूंढ लेती है। बड़े से बड़े हादसे के बाद भी, केशव की मौत के बाद मुझे हर अगली सांस बेवजह लगती थी। आंखों में इतने आंसू थे कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिंदगी अपनी राहें बनाती चली गई वक्त के साथ साथ। सच कहती हो तुम सतना, बिल्कुल सच कहती हो तुम। कमबख्त सारी बात वक्त की तो है। इसीलिए सोच रहा हूं कि जाकर बाजार से थोड़ा नया वक्त ही खरीद लूं। नया वक्त खरीद लोगे? हाँ, क्यों नहीं। थोड़े नए रिस्ट वॉचेस, थोड़ी वॉल क्लॉक्स, थोड़ी टेबल क्लॉक्स और कम से कम चारों तरफ मुझे नया वक्त तो नजर आएगा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। मैं अपने कॉनी जोक्स बता कर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। आई होप यू आर डूइंग नथिंग स्पेशल। नो, दैट्स ओके। देखो सतना, मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। मैंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। फैसला? क्या? मैंने ये तय किया है कि अब मैं अपनी ही कंपनी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिवीजन में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करूंगा। मैनेजमेंट ट्रेनी? और वो भी एक आम ट्रेनी की तरह, विथ नो स्पेशल प्रिविलेजेस। दैट्स एक्सीलेंट ऋषभ। थैंक्स। मैं दिल से तुम्हारे इस फैसले की तारीफ करती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उस डिवीजन का इंचार्ज करण है। आई मीन ही इज द बॉस। मैं जानता हूं श्वेता, लेकिन श्वेता, करण इस जिंदगी में मुझे जितना नुकसान या जितनी तकलीफ पहुंचा सकता था वो ऑलरेडी पहुंचा चुका है। अब मैं अपनी जिंदगी या जिंदगी का कोई फैसला उसकी वजह से नहीं बदलूंगा। डैडी मुझ पर जो जिम्मेदारी छोड़कर गए थे, मेरे लिए आज वो सबसे अहम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू नो समथिंग, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे एक शक्ति सी मिल गई। और देखो सतनाना, तुम प्लीज मेरा एतबार मत तोड़ना। मेरी ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें ये कंपनी सिंगल हैंडेडली चलानी है, एंड आई ट्रस्ट यू, आई डू। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि इस कंपनी में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो ऋषभ, डोंट वरी। और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी
तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एंड मैं करण के हर मूव को पूरे ध्यान से ऑब्जर्व कर रही हूँ। थैंक यू सत्ताना, थैंक्स अ लॉट। हाय निशी। अरे तू कब आई? बस अभी अभी, बस घर में आते ही पहले तुझे फोन किया। और बता तू कैसी है? अच्छी हूँ। यू नो, फ्लाइट में आते वक्त जिस तरह से लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे, मुझे लगता है मैं पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। तू बता, तेरे क्या हाल है? अरे जैसे तू छोड़ गई थी, पहले कुछ बुरे थे, आजकल कुछ ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा एक बात बता, तू सडनली यहाँ से चली क्यों गई थी? अरे यार, तुझे तो मालूम है वो ग्रोवर का स्कैंडल। बस अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए सूरज मुझे दिल्ली ले गया और वहां मायके में छोड़कर आ गया। वो तो मुझे बुलाने तक को राजी नहीं था यार, जबरदस्ती आई हूँ। अच्छा वो तू आ गई, तेरे बिना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल लावारिस हूँ। वो तेरे वारिसों का क्या हुआ? अरे उन्होंने अपनी नई वसीयत लिख डाली है, और वारिस एक नहीं दो हैं। इस मामले में मेरा पति काफी लॉयल है, वो तो सिर्फ एक के ही पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हाँ भाई, अब तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट डिवीजन का जनरल मैनेजर हो गया है, काफी तरक्की पर है। काफी उड़ने लगा है। अब आ गई हूँ तो उसके पर भी काट दूंगी। अच्छा सुन, तू कब मिलेगी? आज नहीं यार, घर की हालत बहुत खराब हो रही है। सूरज ने बिल्कुल निगलेक्ट कर रखा था घर को, वो तो किसी और का ही घर संवारने में लगा हुआ था। अब बस इसे ठीक ठाक करने में 2-4 दिन जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके? अच्छा जल्दी फोन करना। ओके, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। बाय। आपको करण ने भेजा है? हाँ, करण ने मुझे तुम्हारा केस सौंपा है। याद है पिछला बार आप 30 मार खां ऋषभ मल्होत्रा वो का कहने पे हमरा जमानत करवाए थे। वही ससरा हमका जेल में सड़ाने के लिए जाल बुन रहा है। वकील साहब, ये कलयुग में अगर महाभारत लिखा गया ना, तो अर्जुन कृष्ण से गीता पाठ कराए के कौरवों की पार्टी से जंग लड़ेगा। जब ये ऋषभ मल्होत्रा हमरा खिलाफत कर सकता है, तो मंदिर का पुजारी भी शराब पी सकता है, मांस खा सकता है। देखो त्यागी, मैं यहाँ किसी और आदमी पर बहस करने नहीं आया। मेरा ताल्लुक सिर्फ तुमसे या तुम्हारे केस से है। अगर हम सिर्फ उसी बात करें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जिगर जब चल रहा हो अंदर, थोड़ा बहुत धुआं तो बाहर निकलेगा ही ना। तो ठीक है, जब इस केस पे बात करने के लिए जब तुम तैयार हो जाओ, मुझे इत्तला कर देना। केस पर बात करने का कोनो फायदा नहीं है वकील बाबू। वो ससुरा लोग बड़ा कलाकारी से हमका फंसा चुका है। आप हमारे ऊपर इतना एहसान करो कि कोनो भी तरीके से हमका सिर्फ 48 घंटे का छुट्टी दिलवा दो यहां से। हम अपने दिल का आग ठंडा करके सराफत से यहां वापस आ जाऊंगा। फिर कानून हमरे इस जुर्म के लिए अगर गले में फंदा भी डाले ना, तो हम बरमाला की तरह धारण कर लूंगा। देखो त्यागी, कानून में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। फिलहाल प्रश्न यह है कि तुम्हारी जमानत होगी भी या नहीं। जितना तजुर्बा हमका जुर्म और कानून का है वकील साहब, उसे हमका लगता है ना हमरा जमानत होगा न रिहाई। वो लोग हमरा इकबालिया बयान टेप कर लिए हैं। तुमने उस बयान में कहा क्या क्या है? हम सब कुछ कह गया था गुस्सा में। नहीं, तुम्हारा जुर्म क्या है? मल्होत्रा इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ, वो का माल हम केडी को सप्लाई किया था। अच्छा, लेकिन जब ये घटना घटी उस वक्त
तुम्हारे ऋषभ मल्होत्रा से बड़ी गहरी दोस्ती थी? हाँ, लेकिन जब हमसे माल लिया गया था तब हमका पता नहीं था कि वो मल्होत्रा की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। वो तो कांड होने के बाद हमका पता चला कि हम का कर बैठे हैं। हम वो केडी के जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए। फिर एक रोज ऋषभ मल्होत्रा हमका फोन करते हैं और फोन पर केडी का पता हमका देते हैं। हम केडी को जान से मारने के लिए वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर हमका पता लगता है कि हम उन लोगों की साजिश में फंस चुका हूं। तुम्हारी ये सारी बातें उस टेप में रिकॉर्ड हो चुकी है। खैर त्यागी, मैं कोई भी फैसला उस टेप को सुनने के बाद ही करूंगा। तुम्हारी जमानत की कोशिश की जाए या नहीं। कितने लंबे अरसे के बाद पुराना वक्त लौट आया कि मैं घर लौटता हूं और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वो लम्हे तुम्हें याद हैं शीला, जब तुम बैठकर मेरा इंतजार किया करती थी? आज यूं लगा कि वो वक्त लौट आया। गलतफहमी है तुम्हारी केडी, क्योंकि लौट कर ना तो कोई आया है और ना ही आएगा। और तुम जिन लम्हों की बात कर रहे हो ना, उसका तो मुझे एक पल भी याद नहीं है। जानते हो, तुम्हारी यादें मेरे लिए एक बेरहम हादसा बन चुकी हैं। चलो अच्छा ही है, उन यादों को याद करके तुम मेरे पास रहम की भीख मांगने चली आई, नहीं तो तुम्हारा आने वाला कल हादसा हो जाता। चंद गुंडे मेरे घर भिजवाकर, उनसे तोड़ फोड़ करवाकर अपने आप को 30 मार खा समझने लगे। हाँ, अरे केडी, तुम तो बहुत ही हल्के और सस्ते होते जा रहे हो। पहले तो कम से कम तुम्हारी धमकियों में कुछ वजन हुआ करता था, लेकिन अब वो सारी धमकियां खोखली होती जा रही हैं। इन्हें खोखली धमकी समझने की गलती मत करना शीला। यमराज को भी तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। अपना रवैया बदल दो, बदल दो शीला, बदल दो। बदल दूं? आओ। लो, बदल दिया मैंने अपना रवैया। केडी, बातें बहुत हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ही, और मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ। और हाँ, सुना है पुलिस को तुम्हारी तलाश है। चलो अच्छा है, उनकी तलाश भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं जो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही हूँ ना केडी, उसमें तुम्हारे यहाँ और बाकी सारे ठिकानों का पता डिटेल में होगा। उस फॉरेन कंपनी के क्रेडेंशियल चेक हुए? ओह गॉड, बात दिमाग से ही उतर गई। वैसे तभी मैंने मिस्टर दलाल को पता करने के लिए कह दिया था। मिस्टर दलाल, लाबेला डिजाइनर्स की जो फाइल तैयार की गई है उसे लेकर आइए प्लीज। सुल्ताना, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। करोड़ों के प्रपोजल को इस तरह हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं डाल सकते। इट्स नॉट गुड फॉर आवर बिजनेस। सूरज, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज सिर्फ एक एक्सपोर्ट हाउस ही नहीं है, एक्सपोर्ट्स उसका एक डिवीजन है जो अभी अभी शुरू हुआ है। ये तुम्हारा ही खुद का शुरू किया हुआ बिजनेस है। मुझे समझ नहीं आता एकदम तुम इसकी तरफ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हो? सूरज, भले ये मेरा शुरू किया हुआ बिजनेस हो, लेकिन ये डिवीजन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बाकी बिजनेस से मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। मुझ पर और जिम्मेदारियां और फिर वक्त भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है या तुम ओवर कमिटेड हो तो मुझे कह दो, मैं डिसीजन ले सकता हूं। आई एम सॉरी सूरज, ये नहीं हो सकता है। बुरा मत मानना, लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसी शॉकिंग बातें हुई हैं जो मैंने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। मैं कम है? प्लीज। ये वो फाइल आप जो आपने मंगाई, मैंने स्टडी किया है। ये कंपनी मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? मिस्टर उदय मुखर्जी। तो फिर मिस्टर दलाल, आप एक काम कीजिए, मिस्टर सूरज से मिस्टर मुखर्जी का नंबर लेकर
उन्हें हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट कीजिए। ओके। थैंक यू। सतलाना, सॉरी, मैं बेकार में बहुत कुछ बोल गया। इट्स ओके सूरज, जिम्मेदारी जितनी बड़ी हो उतना ही ज्यादा शांत रहना चाहिए। बात बात पर परेशान होना अपनी नाकाबिलियत साबित करता है। आई अंडरस्टैंड। ओके। और हाँ, रेनू मायके से लौट आई है। अच्छा, तो ये खुशखबरी मुझे पहले देने चाहिए थी। मैं सोच रही थी कि आज सूरज को सूर्य ग्रहण क्यों लगा हुआ है। एनीवे, मुबारक हो रेनू का वापस आना। यानी कि आपको बबली की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन यही सच है। ऋषभ, आप जब पहली बार बबली को यहां लेकर आए थे, वो कितनी वायलेंट और इंटेंस थी, उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया था। आपको उस सारे बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं दिखाई देता? नहीं डॉक्टर साहब, बबली के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। ये तो हम लोगों ने उसे हैंडल करने का तरीका बदल लिया है। प्रहलाद ने, नानी माँ ने, आपने और मैंने। जब हम उसे वायलेंट होने का कोई मौका ही नहीं देते तो वो ऑब्वियसली बहुत नॉर्मली बिहेव करेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि बबली के अंदर की वायलेंस लेवल अब तक वही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं डॉक्टर साहब। अभी कुछ ही दिन पहले बबली ने पूजा को मेरे साथ देख लिया था। वो एकदम बेकाबू हो गई थी, एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। और तो और उसने पूजा का गला घोंटकर उसे मार डालने की कोशिश भी की। वैसी? यस डॉक्टर, बबली आज भी पूजा को धमकी भरे फोन कॉल्स करती है। देखिए डॉक्टर साहब, बबली सिर्फ उस वक्त नॉर्मल होती है जब मैं उसके साथ अकेला होता हूं। जिस दिन मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं, वो घर जाके कोई हंगामा क्रिएट नहीं करती। लेकिन डॉक्टर साहब, दिस इज नो सोल्यूशन। आखिर कब तक मैं उसके साथ इस तरह वक्त गुजारा करूंगा? और प्रहलाद के बारे में तो सोचिए, कब तक बेचारा अपनी बीवी को मेरे साथ इस तरह देख पाएगा? ऋषभ, फिलहाल मुझे आपकी और प्रहलाद की कोई फिक्र नहीं है। मुझे चिंता है पूजा की, क्योंकि बबली के दिमाग में पूजा के लिए इतनी कड़वाहट और वायलेंट होना, इसकी वजह सिर्फ आप ही नहीं है, कुछ और वजह भी है। कुछ और वजह? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगा कि पूजा का ख्याल रखा जाए। अरे निशि, तुम कब आई? बस थोड़ी देर हुई। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मुझे डिस्टर्ब करने वाला तो खुद मैंने अपनी ही कोख से जन्मा है। पार्टी के बाद ऋषभ से मुलाकात हुई? पार्टी के बाद मैं ऋषभ से कई बार मिली हूँ, अपनी बेइज्जती करवाने। रंजना देवी जी, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। हाँ, वो माँ अफसोस के लायक है ही, जो बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, उसकी आवाज को अल्फाज देती है, और जब वही आवाज 20 साल के बाद गाली के रूप में सुनाई दे, तो वो माँ तो अफसोस के लायक होती है। मैं ऋषभ से बात करके देखूं? नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरा नाम सुनते ही उसकी नफरत दुगनी चौगनी हो जाती है। निशि, मुझे लगता है मैं ऋषभ को हमेशा के लिए खो बैठी हूं। खैर, छोड़ो ये मेरी राम कहानी को। मैंने औरों के लिए बहुत रो लिया है, अब फैसला किया कि कभी नहीं रोऊंगी। तुम अपना सुनाओ, सब ठीक ठाक है? कुछ नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। अरे, इसका मतलब कि महन देविका को छोड़ के तुम्हारे पास आ गया? काश कि आपकी बात सच होती, लेकिन आपकी आधी बात जरूर सच है। महेन देविका को छोड़कर शीला के पास चला गया है। शीला के पास? महेन अपने घर का रास्ता भूल चुका है, या शायद याद नहीं रखना चाहता। लेकिन ये तो देविका के मुंह पे
जबरदस्त तमाचा है। उससे ज्यादा जबरदस्त तमाचा वो मेरे मुंह पर है। मैं महीन को वापस पाने की उम्मीद खो चुकी हूं। छोड़ो निशी, नो मैन इज वर्थ इट। गलती तो हमारी है। हम ऐसे रिश्तों को सर पे क्यों चढ़ाते हैं? हमें चढ़ाना नहीं चाहिए। व्हाई डू वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस? चाहे वो बेटा हो या पति। ये सब कुछ सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं महीन को डिवोर्स दे दूंगी। पागल हो गई हो? पागल तो मैं तब थी जब मैं महीन की पत्नी थी। अब मैं महीन की यादों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा